जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि हमेशा से अपने वादे के अनुसार 10 बजे आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपने ख्यालों और वर्तमान परिस्थितियों पर अपनी बात रखने के लिए आपके बीच एक बार फिर मैं हाजिर हो चुका हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह बात वही है कि बिना आपके सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपके बीच भी नहीं आ सकते। और आप जानते हैं कि हम अपने पेज से लाइव नहीं कर सकते, हमें दूसरे माध्यमों से ही लाइव करना पड़ता है, आप लोगों के बीच आना पड़ता है, आप लोगों से जुड़ना पड़ता है। वैसे तो हमारा वीडियो देखते ही, हमें सुनते ही, और पहले से भी ये व्यवस्था है कि हमारी टाइमलाइन को स्लो किया जाए, जहां हम बोलें उसे रोका जाए, उसे लोगों तक ना पहुंचने दिया जाए। ये सारी चीजें होती रहती हैं। इन सारी लड़ाइयों के बावजूद आपके प्यार, आपकी मोहब्बत और आपके आशीर्वाद से हम अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और पहुंचा रहे हैं और सफल भी हैं। अगर उसका श्रेय किसी को जाता है मेरे दोस्तों, तो आप लोगों को, आप लोगों के श्रद्धा को, आप लोगों के प्यार को, आप लोगों के विश्वास को, जो हम पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, हम प्रतिदिन आप लोगों के बीच 10 बजे इसलिए आते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि देश अमृत काल में नहीं, सदियों, अगर सदियों की बात कहें तो अगर यूं समझ सकते हैं कि लाखों साल में पहली बार देश विष काल से गुजर रहा है। शायद इस तरह की त्रासदी और इस तरह का विष काल देश ने बाहरी आक्रमणकारियों के बाद भी नहीं झेला होगा, जो आज देश को झेलना पड़ रहा है। और मैं समझता हूं इसीलिए जिन कालखंडों में हम गुलाम बनकर रहे हैं, जिन कालखंडों में हम गुलाम बनकर रहे हैं, उन कालखंडों में भी भारत के आम लोग, भारत के आम नागरिक इतनी दुर्दशा और इतनी गरीबी को नहीं झेला है। और इसीलिए हमें विश्वास है मेरे दोस्तों कि अगर हम बाहरी आक्रमणकारियों को पछाड़ने में, भगाने में, भले ही किसी अपनी कमजोरियों के कारण हम गुलाम होते रहे हैं, लेकिन जब हम आगे आकर लड़े हैं, जब ये इस देश के नौजवान, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर आगे आकर लड़े हैं, तो उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा है। और इतिहास को, अगर इतिहास का बारीकी से अध्ययन किया जाए तो हर कालखंड में, हर बाहरी आक्रमण में, हर तरह की आपदाओं में अगर किसी ने युद्ध किया है, किसी ने लड़ा है, किसी ने देश के लिए कुछ किया है, वो मजदूर, किसान और आम आदमी ही है। देश के राजा महाराजा, देश के धनाढ्य वर्ग, देश के पूंजीवादी वर्ग जो उस समय हुआ करते थे, देश के मीडिया से जुड़े हुए, यानी उस समय की जो का माध्यम था मीडिया, ये वर्ग हमेशा दलाली में रहा है।
और दलाली में अगर सबसे प्रमुखता से किसी को देखा जाए तो जिसे मैं कहता हूं दलाल वही रहे हैं। तो दोस्तों, जिस अमृत काल का जिक्र किया जा रहा है, आप भी अपने आसपास देखिएगा, आप भी अपने घरों में जागिएगा, आप भी अपने जिन लोगों को खोया है उनको याद कीजिएगा, आप भी उन लम्हों को याद कीजिएगा जब पूरा देश का मजदूर वर्ग, पूरा देश का सर्वहारा वर्ग सड़कों पर आवारा अपने घरों के लिए निकल चला था। और जैसे आवारा पशुओं को हकाला जाता है, वैसे ही आपको हकाला जा रहा था, हाका लगाया जा रहा था पुलिस के जरिए। आप जंगलों में छिप करके अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे। आप ऐसे दुर्गम स्थानों और दुर्गम रास्तों से आप रेलवे की लाइन पे चलकर अपने घरों की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी कल्पना करना मुश्किल है। और दोस्तों, सचमुच अगर ये अमृत काल है तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि इससे पहले का काल अगर विष काल था तो हम समझते हैं देश को वही चाहिए। कम से कम इन 7 सालों में, मैंने कई बार इस बात को आप लोगों के सामने रखा है, उद्धृत किया है कि इन 7 सालों में जितना कहर इस देश पर बरपा है, जितना कहर इस देश ने झेला है, शायद ही इतिहास में कभी नहीं झेला होगा। तो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं मनमोहन मिश्रा इस लोकतंत्र के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमें इतना प्यार देते हैं, आप हम पर इतना भरोसा करते हैं। दोस्तों, आगे जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, जिस माध्यम से भी हो इसे लोगों तक पहुंचाएं, जिससे देश को बचाया जा सके। मेरे दोस्तों, 10 फरवरी को चुनाव होना है, पहली वोटिंग होगी और 10 फरवरी को शायद कुछ राज्यों में पूर्ण चुनाव हो जाएगा। तो ये समय आपके और हमारे, मतलब आप और हम आराम ना करें, सोए ना, एक क्षण का विश्राम ना लें, इस देश को बचाने की कोशिश करें, कोशिश करते रहें और बचाएं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं और करते हैं। दोस्तों, कुछ कमेंट्स रमेश भारद्वाज जी ने भी लिखा है, जाट चौधरी ने लिखा है, मोदी गैंग ईवीएम में डेटा प्रीलोडिंग 20 से 30% ही क्यों, 80 से 90% क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका सवाल बड़ा वाजिब है। मान लीजिए कुछ वोट उनको मिलेंगे और कुछ वोट के अगर वो 80-90% डेटा प्रीलोडिंग कर दें तो जो वोट मिलेगा फिर तो इतना ज्यादा वोट पड़ जाएगा, मतलब मशीन में इतना ज्यादा वोट पहुंच जाएगा जितना
समाज में वोट भी नहीं है। जैसे मान लीजिए एक विधायक विधानसभा में अगर 2 लाख वोटर, एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं, एग्जैक्ट मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, तो 2 लाख वोटर हैं और नरेंद्र मोदी ने उसका 20%, 2 लाख वोटर का 20% अगर प्रीलोड डाल दिया, पहले से डाल दिया, और कुछ वोट पड़े सभी पार्टियों को मिलाकर के, मान लीजिए कि अगर 60% वोटिंग हो गई तो 80% हो गया, तो 80% हो गया। इसका अर्थ यह होता है कि 1,60,000 वोटिंग ईवीएम में होनी चाहिए। अब अगर आपके कथनानुसार अगर 80% 90% डेटा लोड कर दें और इधर 60% वोटिंग भी हो जाए, तो अगर वोट 2 लाख है एक विधायक विधानसभा क्षेत्र में और उस विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग जितनी हुई है वो बाहर जो निकल कर आता है काउंटिंग के बाद अगर 3 लाख हो गया, तब क्या करेंगे? पकड़े जाएंगे। तो बड़ा मैक्सिमम, मतलब बड़ा वो बार बार भारतीय जनता पार्टी सर्वे करवाती रहती है कि उसको कितना वोट मिलने वाला है, कितना परसेंट मिलने वाला है, उसी के आधार पे उतना ही परसेंट जोड़कर, जैसे मान लीजिए 30% 30 से 40% के वोटिंग पर जीत होती है किसी एक पार्टी की, 30% से अधिक मिला तो वो जीतता है, वो उस क्षेत्र का कैंडिडेट उस पार्टी का जीतता है। अगर ये आधार मानते हैं तो अगर उन्हें अपने इंटरनल सर्वे से पता चलता है कि 20% वोट हमको मिल रहा है, तो वो 20% डेटा लोड करते हैं। अब उसमें से थोड़ा माइनस प्लस होने के बाद 40-45% वोट मिलता है, कम या ज्यादा 30-35 से लेकर 40-45 तक वोट मिलता है, जिससे वो जीत जाते हैं। अगर यही आपके कथनानुसार 70-80% लोड कर दे और वोट भी उनको इतना ज्यादा मिल जाए, तो तब तो गड़बड़ हो जाएगी। और एक बात और समझ लीजिए, 2019 के चुनाव में इस बात को दबाया गया मीडिया से भी, और चुनाव आयोग ने भी पक्षपात किया, चुनाव आयोग ने भी इस बात को दबाया, उसको काउंटिंग नहीं होने दी। असल में बहुत से ऐसे क्षेत्र 2019 के चुनाव में सामने आए जहां वहां के वोटरों की संख्या से ज्यादा ईवीएम मशीन में वोट पड़ चुके थे। यह कैसे संभव हुआ? यानी प्री डेटा लोडिंग जो मैं कहता हूं वो 100% ट्रूथ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब रह गई सारी संस्थाएं गुलाम बन चुकी हैं, सभी संस्थाओं के जो शीर्ष पर बैठे हैं, जैसे अब चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, ईडी है, सीबीआई है, सीबीसीआईडी, जहां बड़ी संस्थाओं के पदों पर बैठे हुए लोग आज इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका कार्यकाल खत्म हो और कब राज्यसभा में जाएं, क्योंकि जितनी तनख्वाह उनको उस पोस्ट पे मिल रही है, जैसे मान लीजिए कि एक जज सुप्रीम कोर्ट का जो तनख्वाह मिल रहा है, या फिर एक चुनाव आयोग का आयुक्त है उसको जो तनख्वाह मिल रही है, उससे कहीं ज्यादा उसे राज्यसभा में जाने से मिलेगा। नौकरी उसमें पक्की हो जाएगी और जो पहले की पेंशन है वो भी रहेगा, राज्यसभा वाला में भी 5 साल रहकर चले जाएंगे, वो भी पेंशन मिलेगी। यानी कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि आज बिक चुका है। मैंने कहा, मैं कल एक बात कही थी कि नरेंद्र मोदी ने नेशनलाइजेशन किया है, सबका प्राइवेटाइजेशन, बैंक, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी संस्थाएं हैं उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया है, रोड से लेकर, एयर से लेकर, पोर्ट से लेकर सब कुछ। लेकिन एक चीज, भ्रष्टाचार, उसका नरेंद्र मोदी ने नेशनलाइजेशन किया है। यानी कुछ लोग ही भ्रष्टाचार कर सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं,
ईडी के चीफ आते हैं, इलेक्शन कमीशन के चीफ आते हैं, जो सब सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, और उसके साथ साथ अडानी आते हैं, अंबानी आते हैं, और कुछ गुजराती चोर आते हैं जिनको लाइसेंस दिया गया है कि आप भ्रष्टाचार कर सकते हैं। अब इस बात को आपको इस तरह से भी समझ लीजिए, क्या कभी आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के घर पे ईडी का छापा देखा है? चलिए, अडानी अंबानी या गुजराती चोरों के जो पूरा देश लूट कर बैठे हैं, उनके घरों पर कभी आपने छापा देखा है? ईडी का, सीबीआई का, सीआईडी का, वगैरह का? क्या आप ये मानने के लिए तैयार हैं, जहां की जब मैं ये प्रमाण के साथ आपके सामने रखता हूं, आपके सामने भी प्रमाण है कि 90% चोर गुजराती हैं। सारे गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूं, जितने चोर हैं उनमें से 90% गुजराती हैं। जब मैं ये बात कई बार कह चुका हूं, और ये बात सामने है कि जो बड़ी डकैतियां होती हैं, बैंकों को की में लूट होती है, इंस्टीट्यूशन घोटाले होते हैं, फ्रॉड होते हैं, देश को लूट कर भागने की बात होती है, इसमें 90% गुजरातियों का हाथ है। लेकिन आपने कभी सुना क्या कि किसी गुजराती के घर पे ईडी का छापा पड़ा हो, सीआईडी का छापा पड़ा हो, या कि अडानी के घर पे या अंबानी के घर पे, या जो चोर जिनके लिए नरेंद्र मोदी खुल करके नंगे होकर के काम कर रहे हैं, पूर्ण समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, उनके घरों पर कभी छापा पड़ा हो? आपने भी नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना होगा। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो बात मैं कह रहा हूं उसमें कितना दम है। तो चुनाव की बात, अभी एक भाई ने सवाल किया, जाट चौधरी ने बड़ा अच्छा सवाल किया था, मैंने उनका जवाब दिया। जाट चौधरी कहते हैं चुनाव आयोग हाईजैक है। बिल्कुल हाईजैक है चुनाव आयोग। कोई भी देखिए, लेबर कोड को खत्म कर दिया गया, लेबर लॉ को खत्म कर दिया गया, जो भी आरटीआई को कमजोर कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब लोगों को राज्यसभा भेजा जा रहा है, भेजा गया। तो ये तो साफ संकेत, तो साफ दिखाई दे रहा है कि सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, आपको संशय नहीं होना चाहिए। कुछ और लोगों तक पहुंचते हैं मेरे दोस्त। हरविंदर सिंह जी ने एक डाला है, योगी के पिछले 30 दिनों की भाषा का एनालिसिस विकास, कल्याण, सुरक्षा से जिन्ना, तमंचा, गर्मी पर क्यों उतर आए योगी आदित्यनाथ। मैं योगी जी को एक मैं कह सकता हूं कि एक पूरी तरह से एकदम बंधे हुए हैं योगी जी। योगी जी जो बोल रहे हैं, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं चैलेंज कर सकता हूं, ये योगी जी नहीं बोल रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि तुम ये बोलो। योगी जी जो किए, अगर 5 साल के कार्यकाल के में अगर मैं उनके उत्तर प्रदेश के कार्यकाल का एनालिसिस करूं, तो एक भी काम योगी जी ने नहीं किया है, अच्छा भी और बुरा भी। वो काम कुछ और लोगों ने किया है, जो सुप्रीम मुख्यमंत्री अपॉइंटेड भारतीय जनता पार्टी के, अमित शाह ग्रुप के, गैंग के जो अपॉइंटेड है वहां, उन्होंने किया है। तो योगी जी की भाषा अगर आज बदली है, तो योगी जी तो आज छटपटा रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। योगी जी को चाहिए कि वो जब तक कोई डेमोस्ट्रेशन, मतलब डेमोलेशन नहीं होता, जब तक तोड़फोड़ नहीं होता, जब तक किसी घर को गिराया नहीं जाता, तब तक उस पर निर्माण नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी का वक्त अब आ गया है। दूसरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को बहुत 60-70 साल लग गए कि नहीं, कांग्रेस पार्टी कहीं कुछ गलत है, लोगों ने सोचते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रूव कर दिया
कि अगर भारतीय जनता पार्टी का डेमोलिशन नहीं हुआ तो पूरे देश का डेमोलिशन हो जाएगा। और जो विरोधी भी, जैसे मतलब जो कांग्रेस के विरोधी हैं, मैं कांग्रेस का पक्षधर नहीं हूं, किसी पार्टी का मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आज मुझसे कोई पूछे कि क्या आज जो हो रहा है इसके पहले कांग्रेस के 70 साल में से तुलना करें तो आप कितना नंबर देंगे या कितना, क्या एनालिसिस आपका होगा? तो मेरा मानना है कि 100% कांग्रेस, 99% कांग्रेस सही है, 1% बीजेपी सही है। यानी बीजेपी इज वर्स्ट इन वर्स्ट। अब ऐसे कह सकते हैं, उल्टा इसको ऐसे ले लीजिए कि बीजेपी से 100 गुना बेहतर कांग्रेस थी, कांग्रेस का शासन था। और आज मेरी बात आप लिख के रख लीजिए, मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल बयान नहीं दे रहा हूं, ना ही पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, लेकिन आज नहीं तो कल पूरे देश को कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा इस देश को बचाने के लिए। कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्यों? जैसे प्रादेशिक स्तर पे चलिए मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बन जाएगी, बीजेपी को हरा करके सपा कांग्रेस सत्ता में आ गई, वहां पंजाब में कांग्रेस आ जाएगी, गोवा में कांग्रेस आ जाएगी, अगर आ जाए तो, या जो भी पार्टी आ जाएगी, अगर इन प्रदेशों में अगर आती है वो उतनी बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जो लड़ाई है वो 2024 या उससे पहले की है। 2024 तो आने नहीं दिया जाएगा। जैसे अभी अमृतकाल की बात की गई, आपको इंतजार करने के लिए कह दिया गया, 25 साल बाद 2047 तक आप इंतजार कीजिए, तब देश विकास करेगा, तब आप जिंदा रहेंगे, आपको तब नौकरी मिलेगी, आपको तब रोटी मिलेगी, आपको तब घर, जो भी वादे नरेंद्र मोदी ने चुनाव में 2013 से पहले यानी प्रधानमंत्री बनने से पहले वादा किया था, उसका इंतजार कीजिए, 2047 के बाद आपको मिलेगा। अब उस समय मोदी रहेंगे, आप रहेंगे, कौन रहेगा पता नहीं, कम से कम तो युवा रहेंगे, हम जैसे लोग तो कम से कम नहीं रहेंगे, ना मोदी रहेंगे ना हम रहेंगे, ना हम आपको बताने के लिए रहेंगे ना मोदी आपको दिखाने के लिए रहेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि मोदी ने तो इसका अर्थ यह होता है कि मोदी ने कह दिया कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे 10-20 साल जब तक जिंदा हूं रहने दो। उन्होंने यह इंडिकेशन भी दे दिया इसी के जरिए। जो मैं आरोप लगाता हूं कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बनकर के पूरे देश पर आजीवन राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं, यह उनकी का षड्यंत्र है और उनकी मंशा को उनकी पार्टियों ने ही उजागर किया था। उसी आधार पे उन्होंने यह भी कह दिया कि अब हमसे मत पूछो, बाद में 2074 के बाद 2045 के बाद पूछना, 25 साल बाद 2047 100 साल, मतलब आजादी के 100 साल बाद, तब पूछना कि मतलब हमने क्या किया। इसका अर्थ यह है कि वो एक स्वीकार कर चुके हैं कि वो जब तक जिएंगे, अपने लिए बैकअप पूरा तैयार कर लिया कि जब तक जिएंगे तब तक वो राष्ट्रपति बने रहेंगे। उस पीरियड में आपको उनसे कुछ पूछना नहीं है, देश का क्या होगा इस बारे में आपको बात नहीं करनी है, न सोचना है न समझना है। वैसे भी आपको समझने लायक छोड़ेंगे नहीं, पढ़ाई लिखाई आपकी बंदी कर चुके हैं, दिमाग आपके पास रहेगा नहीं, अगर रहेगा तो वैसे भी मेंटल हॉस्पिटल तैयार करवा रहे हैं, मेंटल चिकित्सा और मेंटल सपोर्ट का पूरा वो तैयार करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि देश को मेंटल ही करना है आगे चल करके। तो दोस्त, कहने का अर्थ है कि वो इस अपने लक्ष्य जो उन्होंने सामने रखा, उससे भी यह साबित हो जाता है कि उनके इरादे कुछ नेक नहीं है, वो कुछ और चाहते हैं जो शायद बहुत ही बुरा होगा इस देश के लिए। तो दोस्तों, अच्छी बात है, हम उस पर आते हैं।
तो कुछ और एक जो कमेंट्स हैं मैं उसमें देख लेता हूं। हरविंदर सिंह जी ने लिखा, संयुक्त किसान मोर्चा की अपील। अब मैं समझता हूं इस अपील को, ये काफी लंबी है, लंबी चौड़ी है। किसान मोर्चा की अपील, किसान आंदोलन एक सिपाही, मेरे किसान साथी। चलिए इसको कभी और मतलब इसका अध्ययन करके मैं आपको इसका निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। हरविंदर सिंह ने ये एक पोस्टर डाला है, भाजपा नेता वरुण गांधी का इंटरव्यू। बोले, लखीमपुर कांड में मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, आखिरकार सरकार क्या साबित करना चाहती है। यह बहुत सटीक, हरविंदर सिंह जी ने एक पोस्टर डाल करके जो सवाल खड़ा किया है बहुत ही सटीक है। अब रह गई बात वरुण गांधी की। वरुण गांधी ने जो सवाल किया है वो सही सवाल किया है और उसका जवाब बहुत साधारण सा है। मैं पहले भी बता चुका हूं मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी को इंटरेस्ट नहीं है उत्तर प्रदेश जीतने में। नरेंद्र मोदी का इंटरेस्ट यह है कि किसी भी कीमत पे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ना बने। यह पहले भी बता चुका हूं, आज भी बता रहा हूं और चैलेंज भी कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को। यह मेरा चैलेंज है कि भारतीय जनता पार्टी ये डिक्लेयर करे कि क्या अगर किसी तरह से, चोरी से, बेईमानी से अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है तो क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या इस बात का डिक्लेरेशन भारतीय जनता पार्टी कर सकती है? नहीं करेगी। यह तय है कि चाहे कुछ भी हो जाए, योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा अगर इस देश में किसी से योगी जी मोदी जी अपने लिए महसूस करते हैं कि कोई मेरे लिए कल खतरा बन सकता है, तो वो है योगी आदित्यनाथ। यह मैं बारीकी से अंदर की बात जानता हूं और इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ को निपटाना, यानी कि उनके वर्चस्व को खत्म करना जरूरी है, न कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश जिता करके चुनाव जीतना। इसीलिए अब जानते हैं किसानों की बात क्यों नहीं मानी गई। इतने दिनों तक एक साल तक बिठाए रखा गया। 700 किसानों को श्रद्धांजलि तक संसद में नहीं देने दी गई। ये सारी चीजें क्यों की गई? क्योंकि किसान पंजाब और उत्तर प्रदेश, हरियाणा इस क्षेत्र के ज्यादा थे। वहां उन्हें चिढ़ाना था। वो जानते थे कि पंजाब में हम जीत नहीं सकते, हारेंगे। पंजाब में उनका इंटरेस्ट खत्म। हरियाणा सरकार बन चुकी है, बाद में देखा जाएगा खरीद फरोख्त से। उत्तर प्रदेश को उन्हें हारना था और इसीलिए चिढ़ाना था। इसीलिए ऐसी घटना करवाई गई और रौंद दिया गया किसानों को। इसीलिए आज टेनी, मतलब ये गैंगस्टर टेनी, वही है ना टेनी, तो टेनी माफिया, उनको तो माफिया भी नहीं कहते, माफिया तो कुछ और लोगों को कहते हैं। तो एक टेनी को नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल से नहीं हटा रहे हैं। उसका कारण यह है कि किसानों को मिर्ची लगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को मिर्ची लगे और वो बीजेपी के खिलाफ वोट करें। और ऐसा मैंने पहले भी कह चुका हूं, दावे के साथ कहता हूं, ताल ठोक के कहता हूं, आज नहीं तो कल बात समझ में आ जाएगी, योगी जी को भी समझ में आ जाएगी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, मोदी जनता पार्टी और आरएसएस कमर कस करके तैयार बैठी है कि किसी भी तरह से योगी का राजनीतिक वर्चस्व खत्म कर दिया जाए। सरकार बने ना बने वो सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर योगी की अगर सरकार बनती है और योगी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनने देंगे या ताल ठोक के बाधा खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं। अब आप समझिए,
कितनी बड़ी बात है। तो योगी मुख्यमंत्री बनेंगे तब भी खतरा है। योगी अगर राजनीति में उनका वर्चस्व रहा है, मुख्यमंत्री ना बने तो भी खतरा है। तो मोदी के लिए आज योगी से निपटने के अलावा और कोई विजन, कोई टास्क नहीं है, यह बात मान के चलिए। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में इतना, मतलब किसानों को रौंद देने के बाद उसका बेटा जेल में है, डेफिनेटली उसका गुस्सा किसानों पर के अंदर भी होगा, आम आदमी में भी है। एक गलत मैसेज भी जा रहा है कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, लेकिन वो मैसेज वो देना चाहते हैं, हम तो ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही करेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें कुचलेंगे, हम अपने आदमी को नहीं हटाएंगे, हमने ही तो कहा था कि मार दो। इसका अर्थ यह है, यानी वो जानबूझकर किसानों को, देश की आम जनता को चिढ़ाना चाहते हैं कि तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हें ऐसे ही कुचलेंगे। और यह कहकर वो ये बताना चाहते हैं कि तुम मुझे वोट मत दो। अभी राजनेता है नरेंद्र मोदी, अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में यह कहना शुरू कर दें कि भाई तुम हमें वोट मत दो, तो गलत हो जाएगा ना। ये इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश वालों को ठेंगा दिखा करके इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम हमें वोट मत दो, क्योंकि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है अभी हमें, और फिर जरूरत पड़ेगी तो हमें तुम्हें बरगलाना आता है, तुम्हें बेवकूफ बनाना आता है। और वैसे भी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की आम जनता को निर्मला